हाय एवरीवन, वेलकम टू eGate.ai। आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं और डिटर्मिनेंट्स की पॉसिबली 3 क्लास होंगी, जिसमें से फर्स्ट जो होगा वो बेसिक्स और थोड़ा सा उससे ऊपर। सेकंड क्लास में आपको बेटर तरीके से आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे। जो गेट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए जो फाउंडेशन आपको चाहिए वो आपको सेकेंड क्लास में मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले कि ये क्लास शुरू करें, आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो ये मैट्रिक्स आपके सामने है, इसका डिटर्मिनेंट बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। आप इसको कमेंट कीजिए और इस लेक्चर के लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट किन किन मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है और किसके लिए नहीं करता है। तो मैट्रिक्स नॉर्मली दो टाइप से होते हैं, एक स्क्वायर होता है, नॉन स्क्वायर होता है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स के, बट उनमें दो अभी जो डिटर्मिनेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम दो बेसिस बना लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज नॉन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A2 × 3, तो यहाँ पर जो रो है वो 2 है और ये 3 है, तो इसलिए ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम नहीं है। मैट्रिक्स अगर दोनों रो और कॉलम दोनों सेम है किसी मैट्रिक्स के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लाइक n×n। सो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं 2×2, 3×3। जो काम की बात है वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमेशा डिटर्मिनेंट होता है, इसी का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसको माइनर्स बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो किसी एलिमेंट के रिलेटिव में होता है। तो अगर किसी एलिमेंट का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो आपको उस एलिमेंट पे जाना होगा, और उस एलिमेंट पर आपको जो करना है वो ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप हटा दीजिए। जैसे अगर इस वाले मैट्रिक्स में आपको या डिटरमिनेंट में आपको माइनर निकालना है, पहले तो इस, मान लीजिए 2 का निकालना है, तो 2 का जो लोकेशन है वो क्या है, आई थिंक ये हो जाएगा सेकेंड रो में, राइट। तो ये हो गया सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, राइट। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, जो बच गया वो माइनर हो गया। तो इसको आप जो माइनर लिखेंगे वो 5 होगा इसका। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही अगर कोई भी मान लीजिए 5 का निकालना है, तो फिफ्थ इस वाके रो और इसके कॉलम को आप हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा, तो इसका रो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 3×3 में अगर आप आते हैं, मान लीजिए किसी का भी माइनर निकालने हैं, मान लीजिए 1 का निकालना है माइनर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 1 के रो को डिलीट कर देंगे और 1 के कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। जो बचा वो डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनर होगा। तो 5 4 1 1 ये डिटर्मिनेंट बचा। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जो कि होगा 5×1 -4×1, ये आप जानते ही होंगे, 5 में 4 गए 1। सो ये जो कैलकुलेशन है ये माइनर बताती है। किसी का भी माइनर आप निकाल लेते हैं। जैसे 4×4 में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। मान लीजिए आपको माइनर निकालना है 6 का, इस वाले 6 का, ठीक है। इस वाले 6 का निकालना है, तो इसका कॉलम डिलीट कर दीजिए और इसका रो डिलीट कर दीजिए। जो बचा, बचा क्या बचा आपका, अगर बचे वाले की हम बात करें तो जो बचा है वो है 1 5 6 5 4 6 एंड 9 2 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है वो उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर्स का। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो यूज होंगी शायद इनवर्स में आप देखेंगे, उसको हम यूज करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स कुछ नहीं होता, जो आप माइनर निकाल चुके हैं। जैसे यहाँ पर माइनर आपने 6 का निकाला था ना, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर x आई होती, सपोज करो x आई होती, तो इसका जो कोफैक्टर होता वो -1 to the power i+j और माइनर ऑफ जे। तो माइनर ऑफ जे तो x आ चुका है, -1 ऑफ आई प्लस जे जो निकालेंगे वो होगा। इसका सबसे पहले आप देखिए कि पोजीशन क्या है। पोजीशन रो में क्या है, सेकेंड रो है, और कॉलम क्या है। सो इसकी पोजीशन अगर आप आई जे के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा, इसकी पोजीशन हो जाएगी सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, राइट।
तो ये हो गया आई और ये हो गया जे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ -1 के ऊपर आपको लिख देना है सेकेंड प्लस फोर्थ मतलब 6। सो 6 का मतलब हो गया कि इसका साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी वैल्यू x ही आएगी। सो को फैक्टर आइदर प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसको अगर आप थोड़ा सा इजीली समझना चाहते हैं तो नॉर्मली ये प्लस माइनस के फॉर्म में चलता है, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, फिर इधर प्लस तो इधर माइनस, फिर इधर प्लस तो फिर इधर माइनस। नॉर्मली ऐसे ही होता है। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में -1 कह दिया गया। तो अगर आपसे इंडिपेंडेंटली कभी माइनर पूछा जाए कि इस एलिमेंट का माइनर बताइए, तो सबसे पहले आप उसकी पोजीशन लेंगे, आई और जे की वैल्यू लेंगे, उनको ऐड करेंगे, -1 करेंगे, देन माइनर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कोफैक्टर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान होता है, आप सब जानते हैं, हम बस केवल एक बार रिपीट कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 × 2, ये जो भी आ जाए जो वैल्यू, 2 - 6 = -4। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। या किसी भी डिटर्मिनेंट को आइदर रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया जा सकता है या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर रो के करस्पॉन्डिंग करते हैं तो क्या होगा और कॉलम के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल कोई भी, जैसे मान लीजिए हम इसको रो के करस्पॉन्डिंग जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, रो के करस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम सीधा रो को लिख लेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड देन इनके बीच में साइन वाला जो कॉन्सेप्ट था -1 वो लगा लेंगे। तो नॉर्मली वो आता है प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। एंड देन हम इसका माइनर निकाल लेंगे। ठीक है, माइनर मतलब जैसे 1 की जगह पर क्या होना चाहिए, अगर 1 का हम ले रहे हैं तो 1 का माइनर जो हो जाएगा, इन दोनों को डिलीट करने के बाद ये दोनों डिलीट कर दीजिए, तो बचेगा क्या 2 1 3 1। ठीक, एंड देन -2 का क्या होगा, -2 वाला डिलीट कर दीजिए और ये देन आप पाओगे कि यहाँ पर हो गया 4 1 एंड 1 1। ठीक, सिमिलरली जो 3 का होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 3 मतलब ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, सो आ जाएगा 4 1 2 3। सो हो गया ये 4 1 2 3। एंड देन 2 × 2 का जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1 एंड +3, यहाँ पर हो जाएगा 12 -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जरा सा ये देख लेते हैं कि और, ठीक है, दूसरा तरीके से हम इसको देखने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक्सपेंशन जो होगा वो -1 ठीक, i+j करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस होगा, मतलब अगर आप कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। ठीक, तो कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस होगा साइन, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक, तो अगर इसको एक्सपेंड करना है इसके करस्पॉन्डिंग तो आप लिख दीजिए 1। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया हमने 1, और दूसरा लिखा हमने -4 और तीसरा लिखा हमने +1। ठीक, एंड देन माइनर लेना हम शुरू करते हैं। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग जब हमें लेना था तो इसका माइनर तो वही आएगा 2 3 एंड 1 1। ठीक, दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग अगर 4 के करस्पॉन्डिंग हम करेंगे तो आएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 3 एंड देन 3 1। ठीक, सो ओके, नाउ थर्ड पर आते हैं। थर्ड मतलब इस 1 के लेना है तो इसको डिलीट करिए एंड इसको डिलीट करिए, तो बचा क्या 2 2 3 1। ठीक है, ये हो गया 2 3 एंड 3 1। 1 सेकेंड, ओके, तो ये बचा 2 2 3 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 3 1 एंड देन एज यूजुअल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात है, नॉर्मली आपको एक ही मेथड पता होगा कि या तो इसके करस्पॉन्डिंग करते थे या इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो इस वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक,
ये भी कर सकते हो। आपको वही साइन वाला कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आएगा माइनस, अच्छा कर ही देते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आप -2 लिख लीजिए, देन आएगा प्लस, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ तो +2 आएगा दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में -3 आएगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको करना है, ये इस सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके तो बचेगा 4 1 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1, देन यहाँ पर 1 1। ठीक, अब यहाँ पर जो दूसरा वाला होगा ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, तो 1 1 3 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 1 3 1। ठीक, एंड देन -3, इस 3 के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, सो बचेगा 1 4 3 1, 1 4 3 1। ठीक, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं आप, इस किसी भी मेथड से आप एक्सपेंड करिए, आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं 4x4 को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, वही मेथड है, देर इज नोट सच डिफरेंस। तो यहाँ पर प्लस माइनस यही है। ठीक, इसको एक्सपेंड करना होगा तो ये चारों पॉइंट लिख दीजिए, सिंपल सिंपल। सबसे पहले 1 लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए -9, तीसरा लिख लीजिए +4, और चौथा लिख लीजिए -2। ठीक, अब 1 के करस्पॉन्डिंग सारे कॉलम्स डिलीट कर दीजिए, 1 करस्पॉन्डिंग कॉलम रो डिलीट कर दीजिए, एंड देन कॉलम डिलीट कर दीजिए। बचेगा क्या, बचेगा 2 1 4 0 9 3 एंड 6 2 1। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं 3x3 का, इसको नॉर्मल मेथड से, जैसे पिछले वाले इसमें हमने एक्सप्लेन किया था, वैसे एक्सपेंड कर दीजिए। 9 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको करना है तो ये वाला डिलीट करना होगा, ये वाला डिलीट करना होगा। बचा क्या, बचा तो 3 2 5 1 9 3 एंड देन 4 3 1। ठीक है, ये भी हो गया। अब +4 के करस्पॉन्डिंग करना है, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 2 5, फर्स्ट कॉलम हो गया, और 2 0 6 सेकेंड कॉलम हो गया, 2 0 6, एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा 4 3 1 4 3 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सो 3x3 के 4 मैट्रिक्स इसमें टोटल बनेंगे, डिटर्मिनेंट बनेंगे। ठीक है, तो और जो -2 है इसके करस्पॉन्डिंग अगर करना हो तो ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए। बचा क्या, 3 2 5 3 2 5 एंड देन 2 0 6 एंड 1 9 2। तो ये जो है ना, ये बेसिकली क्रूड मेथड है, आप 4x4 का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इवन एग्जाम में। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, भले से प्रॉपर्टी भूल ही क्यों ना जाए। एंड बिलीव मी, गेट में इतना सफिशियंट टाइम होता है कि अगर इस टाइप के 1-2 एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रेफर्ड मोड तो यही होगा कि हम इसको इजीली सॉल्व कर लें बिना ढेर सारी कैलकुलेशन किए। इसमें आपको ढेर सारी कैलकुलेशंस दिख रही होंगी, तो जब डिटर्मिनेंट की आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो ये कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, आपको इस मेथड से नहीं करना पड़ेगा और आप इसको ईजिली कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। बट फिलहाल के लिए आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पर। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ लेते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी रो या कॉलम के सभी वैल्यूज जो है 0 है, उस केस में किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई कॉलम पूरा 0 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ठीक वो नहीं लिखा है, तो आप ना इसको किसी भी एक लाइन को 0 कर लीजिए। मान लीजिए इसको 0 कर लेते हैं, उसमें रो 0 थी, इसमें एक कॉलम 0 है, तो इस केस में इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 होगा। ठीक है, 2 कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो पिछली बार जो हमने क्वेश्चन दिया था वो भी कुछ कुछ वैसा ही था, जिसमें 2 कॉलम जो है वो प्रोपोर्शनल थे। क्लास की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर अगर आप देखें कि 1 3 है, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 आ जाएगा। तो दिस कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, या 1/2 का मल्टीप्लाई बोल सकते हैं उसको। तो ये स्केलर मल्टीपल है इसका। अगर इसकी बात करें
तो कॉलम 2 इज इक्वल टू 2C1, 2 ऑफ कॉलम 1, या C1 इज इक्वल टू 1/2 C2। तो ये डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है, आइदर इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये 0 होगा इसका वैल्यू। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखें तो ये रो जो देख रहे हैं आप 1 1 1 एंड 1 1 1, तो R2 और R3 जो है वो सेम है, R2 एंड R3 सेम है। तो अगर R2 R3 सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो थर्ड कॉलम है वो 2 का मल्टीप्लिकेशन है, फोर्थ कॉलम जो है वो फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10 एंड 2 इंटू 6 इक्वल 12। सो ये 2 का मल्टीपल है। सो C4 इक्वल टू 2C1। ठीक है, स्केलर मल्टीपल है, तो इस केस में इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी अगर आप विजुलाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। सपोज करिए अगर आप इसको एक्सपेंड करके पूरा सॉल्व करते, कितना टाइम वेस्ट होता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आप इजीली एक बार में इसका आंसर टिक करके आगे निकल लेंगे। तो कभी भी डिटरमिनेंट अगर आपके पास आए तो आप सबसे पहले देखने की कोशिश करिए कुछ डिपेंडेंट रोज और कॉलम एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रो और कॉलम दोनों पर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब आइए हम थोड़ी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है कि अगर रो और कॉलम को आप बदल देते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा ना, वो उसमें साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 1 3 है, 5 C है, 6 है, तो आप 5 6 को और 1 3 को यहाँ लिख दिए। आप करके देख लीजिए। तो इसका आ जाएगा 6 - 15, राइट। तो ये आ जाएगा -9। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए 15 - 6 इज इक्वल टू 9। तो जो आपने स्वैपिंग की उसकी वजह से पहले -9 था और अब 9 हो गया। तो स्वैपिंग क्या करता है, वो चेंज कर देता है। तो अगर मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से प्रेजेंट करें तो स्वैप करने के बाद ही माइनस डेल्टा हो जाएगा। जितनी बार आप स्वैप करेंगे उतने माइनस साइन आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्या किया है कि 135 जो कि फर्स्ट रो में था उसको हमने भेज दिया थर्ड रो में। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा था तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। जो भी वैल्यू इसकी थी इसमें माइनस हो जाएगा। तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर आप स्वैप करते हैं तो आप इस बात के लिए रेडी रहिए कि उसका आंसर जो होगा वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आंसर, एक तरीका ये भी कर सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू डेल्टा, मतलब जितने सच स्वैप आप करें उसको n से रिप्रेजेंट करें। तो 2 बार अगर आपने स्वैप किए तो ये -1 माइनस कट जाएगा और केवल डेल्टा बचेगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 315 879 एंड 321। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रख दिया है, इसको यहाँ कर दिया है। सो 2 कॉलम्स, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं इस वाले में। तो अगर ये डेल्टा था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपने समझ ली हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्लास खत्म करें, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो सबसे पहले आपको दिया था। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं इसको आप चाहें तो एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, और एक्सपेंड करने के अलावा जो कि क्रूड मेथड है, इसमें आप अगर आप देखें तो कॉलम 2 और कॉलम 4 ये दोनों सेम है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी कि डिपेंडेंट कॉलम्स या डिपेंडेंट वेक्टर होने पर जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो आई होप कि ये क्लास आपने समझा होगा, और गेट में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको एक बार में सॉल्व कर पाएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।